स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में प्रश्न नंबर 63 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या उद्देश्य था वो पढ़ा था, उसके क्या घटक थे, सर्व शिक्षा अभियान के कौन कौन से घटक थे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर के इस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वहाँ से भी आप क्लास का डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी हैं प्रशिक्षु, उनके साथ शेयर करना ना भूलिए हमारे चैनल को। प्रश्न नंबर 64, सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां बताइए। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां, चलिए अचीवमेंट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निर्धारित प्रथम लक्ष्य 2003 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने को प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो 2003 में क्या हुआ था, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था 2003 तक। 2001 में ये लागू हुआ था, तो 2003 तक करना था लेकिन हो नहीं पाया था। तब 2007 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने और 2010 तक समस्त बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब प्राथमिक ही नहीं हो पाएगा, जब प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बच्चों का 2003 तक फाइनल हो पाया था, जो निर्धारित लक्ष्य किया गया था, तो 2007 में कैसे, जब प्राथमिक पढ़ेंगे नहीं तो उच्च प्राथमिक में तो क्लास में जाएंगे नहीं, इसका तो प्रश्न उठता ही नहीं है। परंतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वे काफ़ी संतोषजनक हैं। भले बच्चे प्राइमरी का जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य न मिला हो, लेकिन उस लक्ष्य को न पहुंचने से पहले कुछ जो फायदे हुए हैं समाज को, वो काबिले तारीफ है, वो संतोषजनक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 तक 3,66,559, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,66,559 नए विद्यालय खोले जा चुके थे। 2,81,943 विद्यालयों हेतु भवन बनवाए जा चुके थे। तो 3,66,559 नए विद्यालय खोले जा चुके थे और 2,81,943 विद्यालय हेतु भवन बनवाए जा चुके थे, और 12,77,072 अतिरिक्त कमरे बनवाए जा चुके थे। तो 12 लाख कमरे बनवाए जा चुके थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत। 1,92,486 स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा चुकी थी। तो स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा चुकी थी, और 3,19,607 स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान किया जा चुका था। सर्वेक्षण के आंकड़े यह भी बताते हैं कि अब तक 11,30,000 नए शिक्षक संयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं, तो 11,33,000। तो ये सब सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि ही हुई। सर्व शिक्षा अभियान की वजह से इतना प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, और लगभग 10 करोड़ बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने की व्यवस्था की जा चुकी थी। तो 10 करोड़ बच्चों को क्या हर एक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के तहत पाठ्य पुस्तक और ड्रेस वगैरह वितरित किया जा रहा है। इस सब के अतिरिक्त 35 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जा चुकी थी। बालिकाओं के लिए 2,573 विद्यालय स्थापित किए जा चुके थे, जिनमें 2,38,600 छात्राएं अध्ययनरत थीं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 चल रही है। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक थी, तो 17 और 2022 तक क्या हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी। तो 2022 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुका होगा अब तक। तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान हेतु 30 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, और सर्व शिक्षा अभियान काफी उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने तो घोषणा की है कि इस योजना के अंत तक 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। बहरहाल 2011 तक 6 से 11 आयु वर्ग के 99% और 11 आयु से 14 आयु वर्ग के 90% बच्चों को यह सुविधा प्रदान कराई जा चुकी थी।
सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में बहुत अधिक कमी आई है। 2001-2002 में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 3.2 करोड़ थी। 2001-2 में इतने बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान आया, जो 2004 में 3 करोड़ रह गई थी। इसके अंतर्गत लड़कियों के नामांकन में प्राथमिक स्तर पर 19.2% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में खोले गए हैं, और इनमें लगभग 60% बच्चे अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के हैं। जहाँ तक सबको कक्षा 8 उत्तीर्ण कराने का प्रश्न है, अब अनुत्तीर्ण होने की स्थिति ही नहीं रहेगी। ये सर्व शिक्षा अभियान का आपका उपलब्धियां थी, ये अचीवमेंट्स है। इतने विद्यालय खोले गए, कमरे बनाए गए, इससे क्या फायदे हुए, ये प्रश्न नंबर 64 था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, समझाइए, अथवा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए। तो देखिए ये NPEGEL, तो N से नेशनल, N से क्या हो जाएगा नेशनल, देखिए P से क्या हो जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा, E से क्या हो जाएगा एजुकेशन हो जाएगा, तो बीच में ऑफ लगा देंगे, ऑफ एजुकेशन। उसके बाद G से क्या हो जाएगा गर्ल, G से गर्ल, बीच में क्या लगा देंगे फॉर लगा देंगे, और यहाँ पे ऑफ, तो गर्ल होगा, जी से गर्ल हो गया। ई से क्या हो जाएगा एलिमेंट्री, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे एट, 88। एल से क्या हो जाएगा लेवल, ठीक है। तो NPEGL कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में समझाना है, परिचय देना है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL लचीली विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं एवं निर्णय के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर बालिका शिक्षा की बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। NPEGEL को शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है तथा इसमें उन लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है जो स्कूल में भर्ती तो हैं, लेकिन वहां नियमित रूप से नहीं जाती। बच्चे उस समय स्कूल छोड़ने हेतु विवश हो जाते हैं जब वे कक्षा में पढ़ाई की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और कक्षा में शिक्षकों और समकक्षों द्वारा उपेक्षित अनुभव करते हैं, ठीक है, इग्नोर महसूस करते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों की पहचान करने और उन्हें इस अवस्था से बाहर निकालने और पढ़ाई मध्य में छोड़ने से रोकने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर निश्चित करने पर बल देती है। यह योजना लड़कियों की भर्ती, उपस्थिति, उपलब्धियों पर नज़र रखने के लिए ग्राम स्तर की महिलाओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता लेती है। ठीक है, जो भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं या बालिकाएं बीच क्लास छोड़ के जाना चाहती हैं, नहीं पढ़ना चाहती हैं, तो उनको चिन्हित करके क्या किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इससे कोई NGO का सहारा लेता है ये NPEGEL। तो सामुदायिक संगठनों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अपनी समझ के अनुरूप ग्राम विशेष हेतु उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव देंगे। तो ये NPEGEL योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इससे SC ST हो गया और OBC। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के द्वारा SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, जो भी माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़कियों हेतु आवासीय, ठीक है, आवासीय मतलब
हॉस्टल, तो उनको हॉस्टल के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय, हॉस्टल के साथ 6 to 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत उन स्थानों पर ध्यान दिया जाता है जहां आबादी बिखरी हुई होती है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं और बाकी के 25% स्थान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों हेतु आरक्षित है। तो आपका 75% क्या है, एस सी एस टी ओ बी सी और माइनॉरिटी के लिए आरक्षित है लड़कियों के लिए। और बस ये देखिएगा, ये ध्यान रहेगा, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय योजना है ये बस बालिकाओं के लिए है। और 25% क्या, 75% तो एस सी एस टी ओ बी सी के लिए और 25% आपका गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। इस प्रकार हम लोग देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पढ़ लिए और NPEGEL योजना पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या है, आपके स्क्रीन के सामने पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 66, स्कूल चलो अभियान क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु स्कूल चलो अभियान चलाया गया। याद रखेंगे कब, किस सन में, तो जुलाई 1996 में। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए, ठीक है, क्या निकाले गए, रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए और लोगों को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जागरूक किया गया एवं पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई थी। विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा में अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने अपने साथ बालिका का शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उपाय बताए हैं। उसने बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया है। दल में मैक्सिको, घाना देश सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो विश्व बैंक बालिका शिक्षा की अधिकारी श्रीमती कैरेलिन के नेतृत्व में आए इस दल को बताया गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश की बालिका साक्षरता लगभग 26% है, जबकि भारत की बालिका साक्षरता 39.6% है। दल ने प्रदेश में बालिका साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए विशेष प्रयासों का अध्ययन किया। यानी कि हमारे यूपी में जब ये विदेश से आई थी श्रीमती कैरोलिन जी, ये विश्व बैंक की बालिका शिक्षा की क्या है, अधिकारी थी, तो उन्हें बताया गया कि पूरे भारत में बालिकाओं का साक्षरता दर 39.6% है, जिसमें से अकेले 26% उत्तर प्रदेश में है। तो इसके लिए उन्होंने सराहना किया अपने प्रदेश का। दल को बताया गया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। तो प्राथमिक से स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा क्या कर दी गई थी, बताया गया उन विदेशियों को जो आए थे विश्व बैंक बालिका शिक्षा अधिकारी श्रीमती कैरोलिन जी को, कि प्राथमिक से और स्नातक तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है। उन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रत्येक विकास खंड में बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। हर एक विकास खंड में क्या खोले जा रहे हैं, बालिका विद्यालय खोले जा रहे हैं। 35 जनपदों में विकास खंड संसाधन केंद्र खोले गए हैं। तो 35 जनपदों में क्या हुआ है, विकास खंड संसाधन केंद्र खोले गए हैं, जिनमें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ अधिकतम बालिकाओं को स्कूल तक लाने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शेष जनपदों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता
और सर्वव्यापकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं। जैसे राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सचल विद्यालय, ठीक है, तो जो राजस्थान में घुमंतू जनजाति हैं उनके लिए सर्व शिक्षा स्कूल चलो अभियान के तहत घुमंतू जनजाति के लोगों को सचल विद्यालय प्रवेश दिलाने पर प्रयास किया गया है। और बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि। स्कूल चलो अभियान सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, स्कूल चलो अभियान क्या है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, और शिक्षा गारंटी स्कीम फॉर अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ये सब सर्व शिक्षा अभियान के अंग हैं। सर्व शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, ईजीएस शिक्षा गारंटी योजना। देखिए, इस संशोधित योजना में केंद्र 75% और राज्य 25% व्यय करेंगे। 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई है। तो 1 अप्रैल 2000 से सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई थी। तो ये आपका क्या था, स्कूल चलो अभियान था, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही था, स्कूल चलो अभियान। प्रश्न नंबर 67, संपूर्ण साक्षरता अभियान को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संपूर्ण साक्षरता मतलब कंप्लीट क्या हो जाए, सब लोग कंप्लीट लिटरेसी रेट होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो मतलब पूरे देश में लोग क्या होने चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, कम से कम अक्षरों को लिख और पढ़ लें, न्यूज़पेपर मतलब पढ़ लें। तो कंप्लीट लिटरेसी अभियान कह सकते हैं इसको। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। तो संपूर्ण साक्षरता मिशन क्या है, ये हमारे पूरे नेशनल लेवल पे था, बस स्टेट लेवल पे नहीं था। ये नेशनल लेवल का अभियान था, नेशनल लेवल का क्या है, स्कीम है ये। संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक, ठीक है, एक सोशली और प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के रूप में 5 मई सन 1988 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान कब हुआ, 5 मई 1988, ये इंपॉर्टेंट है, को राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सन 2007 तक साक्षरता का बना रहने वाला 75% का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 को स्टार्ट हुआ और यह लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक क्या हो जाना चाहिए, 75% तक ये गोल डिसाइड किया गया। 75% क्या किया गया, ये आपका मिनिमम लेवल एफिशिएंसी था, ये कि मतलब इतनी दक्षता 75% लोग क्या हो जाएं, साक्षर हो जाएं 2007 तक, ये रखा गया था संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत। टारगेट था, मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 1988 में लागू हुआ, 5 मई 1988 को आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू हुआ और 2007 तक लक्ष्य रखा गया था 75% का न्यूनतम स्तर सब लोग प्राप्त कर लें। और मिशन में 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था। अंततः 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तक, 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। तो 3 करोड़ निरक्षरों को 1990 तक और 5 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1995 तक साक्षर करना सुनिश्चित किया गया। राज्य स्तर पर भी उसी के अनुरूप, ठीक है, राज्य स्तर पर भी क्या किया गया, उसी के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या था, नेशनल लेवल का स्कीम था। तो इसी के
तर्ज पर क्या किया गया, पूरे राज्य में, जो हमारे देश में राज्य हैं, उसको राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ठीक है, स्टेट लिटरेसी अथॉरिटी बनाई गई, प्राधिकरण का गठन किया गया। देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, तो देश में राष्ट्रीय संपूर्ण साक्षरता मिशन के अंतर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान शिक्षा की सफलता से यह तथ्य सामने आया है कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। इस लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प, समन्वित जनसह और सुनियोजित प्रयास से समयबद्ध अभियान के रूप में संचालित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के पश्चात सर्वप्रथम 16 जनवरी 1989 में केवल राज्य में साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो 1988 और 1989 आपका हो गया। 16 जनवरी 1989 में हर एक राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केरल के एर्नाकुलम जिले में आशानुरूप सफलता प्राप्त की गई। तो इससे क्या हुआ, केरल जिले में आशानुरूप सफलता मिली और यह अभियान संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु एक नीति का निर्धारण करने वाला अभियान बन गया। मतलब बहुत सफल रहा संपूर्ण साक्षरता अभियान। इसके बाद इस कार्यक्रम को संपूर्ण केरल राज्य में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम का अनुसरण अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल किया, कर्नाटक किया, महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी किया गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी तथा गोवा में भी इस अभियान को संचालित किया गया। मतलब ये जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है, बहुत सारे राज्यों में बहुत प्रभावी रहा, लोग इससे प्रभावित हुए और प्रौढ़ शिक्षा और जो भी साक्षर नहीं थे उनको साक्षर बनाया गया। 1990 तक 5 करोड़ और 1990 तक 3 करोड़ और 1995 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया इस संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत। इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 2007-8 तो इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 2007-8 तक हमारे देश में 700 संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संचालित थीं। इस अभियान के माध्यम से लगभग 50 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार हम लोग संपूर्ण साक्षरता अभियान देखिए पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68। आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं बताइए। तो आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, पर्पज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। जहां तक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने की बात है, इस संबंध में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग को ही क्या कहते हैं, हंटर कमीशन 1883, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, भारतीय शिक्षा आयोग, इसको कंठस्थ कर लेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1883 ने अपने विचार व्यक्त किए। उसने प्राथमिक शिक्षा के केवल 2 उद्देश्य निश्चित किए थे। कौन कौन से 2 उद्देश्य निश्चित किए थे, एक जन शिक्षा का प्रसार करना और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। एक जन शिक्षा यानी कि लोगों की शिक्षा का प्रसार करना कि लोग शिक्षित हों, और एक व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देना था। हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1883 में। तब से अब तक हम इन्हीं उद्देश्यों को भाषाई अंतर से व्यक्त करते रहे हैं। नवंबर 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने विद्यालयी शिक्षा हेतु जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज प्रकाशित की थी, उसमें विद्यालयी शिक्षा के 20 से 25 उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। ठीक है, NCF सन 2000 जो बताया था, NCF 2005 ये क्या किया है, सिलेबस डिसाइड किया है, कुछ दस्तावेज बनाया है कि कम से कम इतने उद्देश्य होने चाहिए प्राथमिक शिक्षा के। उन उद्देश्यों के आधार पर हम प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। जब बच्चे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी क्या होगा, बच्चों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराएंगे तथा उन्हें स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना, मतलब PT वगैरह कराना। दूसरा,
बच्चों को उनकी मातृभाषा, उनको मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी जो भी है, आप इसकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। तीसरा क्या था? बच्चों में सामूहिकता की भावना का विकास, यानी कि बच्चों में एकता का विकास करना तथा उन्हें वर्ग भेद से ऊपर उठाना। ठीक है, वर्ग भेद से ऊपर उठाना और जीवन कला में प्रशिक्षित करना था। चौथा, बच्चों को सांस्कृतिक क्रियाओं, उत्सव, लोकगीत आदि में भाग लेने की ओर अग्रसर करना और उनमें सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना। पांचवा, बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। ये आपका क्या था? आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु लाइक शेयर सब्सक्राइब, सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। प्रथम सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो प्रथम सेमेस्टर का भी आप जाकर के वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।